नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बाबू कि डीसी जनरेटर क्षेत्र के आर्मेचर को परतदार परतदार को बोलते हैं लेमिनेटेड, है ना। क्यों बनाया जाता है, आखिर क्या रीजन है। डीसी जनरेटर क्षेत्र के आर्मेचर को परतदार यानी कि लेमिनेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा भंवर धारा क्षति जो होता है उसको घटाने के लिए, ठीक है, ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर कोर को लेमिनेशन करते हैं। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है हमारा विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, ये फैराडे लॉ क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे लॉ के सिद्धांत पर जो है हमारा डीसी जनरेटर कार्य करता है, ठीक है। ये डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी जनरेटर की संपूर्ण दक्षता कितनी होती है। तो हमारा कोई भी जनरेटर है उसकी ऑल ओवर इफिशियंसी, संपूर्ण दक्षता यानी कि ऑल ओवर इफिशियंसी जो होती है वो होता है 85% से लेकर के 95%, है ना। 85 से लेकर के 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने 4 यूज इसका बताया, है ना, जिसमें से अब ऑप्शन के ऊपर हम लोग इसको चूज करेंगे। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल का जो हम लोग यूज करते हैं कम्यूटेटर खंड पर चिंगारी, जैसा कि आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया था, ये जो हमारा चिंगारी होता है स्पार्किंग जो होता है उसको भी ये कम करता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन प्रतिक्रिया को भी ये न्यूट्रलाइज करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या होगा। कोई भी हमारा जो जनरेटर है उसकी जो दिशा है जो घूर्णन कर रहा है उसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, घूर्णन की दिशा को परिवर्तित करने से हमारा करंट के मान में भी क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन पहले देखे थे, ठीक है, तो उसमें हमारा करंट के मान भी क्या होगा, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि अंजलि कुमारी ये गलत कर दिए हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग देखेंगे। डीसी जनित्र की चरखी मतलब वो पंखुड़ी जो होता है उसके बारे में बोल रहा है, 1.25 मिनट में 2000 चक्र पूरा कर लेता है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि डीसी जनित्र का आरपीएम में चाल क्या होगी लेकिन चक्र प्रति मिनट में। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारा जो डीसी जनरेटर का जो है 1.25 मिनट, 1.25 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा हमारा, 1 मिनट में 60 सेकंड और इधर 25 सेकंड, यानी कि टोटल अगर देखेंगे 1.25 मिनट में तो हमारा 85 सेकंड होगा, यानी 85 सेकंड। उसका मान दिया हुआ है कितना, 2000 चक्र यानी 2000 आरपीएम, है ना, 2000 आरपीएम हमारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि चक्र प्रति मिनट में क्या होगा, यानी 1 मिनट में उसका आरपीएम कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे कि 85 इजकल टू 2000, इधर नीचे में लिखेंगे 60 के मान निकाल देंगे। एक ही नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कितने गुना चल रहा है और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 में अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1600 आरपीएम होगा, है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर बोलेंगे हमको नेक्स्ट सेशन में तुरंत थोड़ी देर बाद। इधर छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं कि डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है, यानी कि आउटपुट में बाहर। डीसी जनरेटर में हमारा जो करंट होता है वो बाहरी सर्किट में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो ये हमारा ब्रश उसमें लगा हुआ रहता है, क्या चीज लगा हुआ रहता है, ब्रश लगा हुआ रहता है ना। तो ब्रश के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट में भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति भार के साथ चेंज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए तो ये हमारा जो होता है कॉपर लॉस ये लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा लोड घटेगा बढ़ेगा तो ये जो हमारा कॉपर लॉस है वो भी हमारा कम बेसी
होगा, है ना। तो ये हमारा जो होता है कॉपर लॉस एक तरह का वेरिएबल लॉस होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, चाहे वो कोई भी मशीन हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होता है। डीसी मशीन जो कठिन कार्य की स्थिति में लगाई जाती है, इंसुलेशन टेस्ट कितने समय के अंतराल पर किया जाता है, यानी कि हमारा जो डीसी मशीन है उसका इंसुलेशन टेस्ट को अगर करना होगा तो कितने समय के अंतराल पर हम लोग उसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, कि सही है या नहीं है ना। हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो ये हमारा 1 महीना पे हम लोग उसको टेस्ट करेंगे इंसुलेशन टेस्ट को, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि डीसी शंट जनरेटर वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है। हमारा डीसी शंट जनरेटर है और वो वोल्टेज नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो ये भी रीजन हो सकता है, सबसे मेन जो हमारा इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्षेत्र वाइंडिंग कहीं से कहीं फील्ड वाइंडिंग हमारा जो है ओपन हो गया है। ओपन मतलब फूला, है ना, ओपन मतलब फूला। तो हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं ओपन हो गया है, ये भी रीजन हो सकता है। ऐसे बहुत सारा रीजन है। बस खत्म होने वाला है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से किसकी पहचान होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, इससे हम लोग मेजर करते हैं। दक्षिण हस्त यानी दाएं हस्त नियम। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि जनरेटर को मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे जब हैंडल मारा जाता है, हैंडल जब हम लोग मारते हैं तो राइट हैंड से ही 99%, एक्सेप्शन में आप लोग देखे होंगे कि कोई बाएं हाथ से मार रहा है। तो जैसे जनरेटर है ना, 10 से हमारा क्या होगा दाया, दाया हाथ, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, डीसी जनरेटर में। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं डीसी मोटर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारा है। जैसे अंगूठा किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये 4 फिंगर फ्लक्स को अंगूठा, चालक की गति को, और ये ईएमएफ को, मिडिल फिंगर जो है ईएमएफ को। तो इस तरह से समकोण पे करके हम लोग देखते हैं। वो काफ़ी डिस्कशन में जाएंगे तो समय लगेगा, इतना आप लोग जानते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज़ है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस चीज़ को इंगित करता है, तो ये हमारा होता है, जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया, ये चालक की गति की दिशा, है ना। ब्रश से जो है स्थापित किए जाते हैं, ब्रश जो है हम लोग उसको कहाँ स्थापित करते हैं, तो ये चुंबकीय उदासीन अक्ष में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को स्थापित करते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है, यानी कि कितनी लंबाई उसका रह जाए तो उस ब्रश को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मूल लंबाई, जो मेन लंबाई है, यानी कि मूल लंबाई का 1/3 भाग अगर रह जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। यदि किसी चल कुंडली के अक्ष को चुंबकीय पुंज के समानांतर रखा जाए तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा होगा वो क्या होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, क्योंकि इसको समानांतर में हम लोग रखते हैं, तो समानांतर कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ईएमएफ जो होगा ना वो जनरेट नहीं होता है, क्योंकि कट नहीं करता है ना, तो वहाँ पे हमारा ईएमएफ के मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगेगा क्लास व्लास जो भी है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कशन भी किए थे, तो लैप वाइंडिंग में क्या होती है, ध्रुव की संख्या के बराबर, यानी कि पोल की संख्या के बराबर। लेकिन वेव वाइंडिंग में चाहे पोल की संख्या कितना भी हो, हमारा पैरेलल पाथ की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल कंपाउंड जनरेटर में पूर्ण भार वोल्टता का मान टर्मिनल वोल्टता के होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक लेवल कंपाउंड जनरेटर है ना, अगर उसको हम लोग क्या किए
कि पूरा लोड से कनेक्ट कर दिए, पूरा लोड से कनेक्ट कर दिए। अब उसका जो है टर्मिनल वोल्टेज को अगर मेजर करते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करते हैं तो मैक्सिमम तो हम लोग ये पढ़े हैं कि भाई अगर लोड बढ़ गया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, ये अगर कितना हम लोग लोड से कनेक्ट कर देंगे, पूर्ण लोड से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद अगर टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वहां पे वो टर्मिनल वोल्टेज जो है कम नहीं होगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले आखिरी 2-3 क्वेश्चन की तरफ। वह नियम जो प्रतिपादित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अपने उत्पादक कारण का विरोध करती है, वो क्या कहलाता है। तो ये हमारा लेंज लॉ कहता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अपने गांव घर में, हो सकता है मे भी, मैंने तो अपने गांव घर में देखे हैं कि आप लोग देखे होंगे कि बेटा को जन्म कौन देता है, माता पिता, है ना, माँ जन्म देती है, माँ जन्म तो दी, वही बेटा क्या करता है कि मम्मी को मतलब अपने माँ को क्या करता है कि प्रताड़ित करता है। कभी आप लोग ऐसा नोटिस किए हैं, जन्म दी माँ लेकिन बेटा जो है उसी अपनी मम्मी को प्रताड़ित करता है, यानी कि जो भी है झगड़ा झंझट इस टाइप का बोलते रहता है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वही लॉ है यहाँ पे कि वह नियम जो प्रतिपादित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा धारा अपने उत्पादक का, यानी जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है ना, उसी का क्या किया फिर विरोध करता है। ये कौन सा नियम है, तो ये हमारा लेंज लॉ का है, लेंज लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पादित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान जो होता है वो कब होता है, कब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स हमारा जो है अगर मैक्सिमम चेंजिंग होगा चुंबकीय फ्लक्स में, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ईएमएफ जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा जनरेटर है जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को समानांतर में परिचालित करना है, क्या करना है, अगर ट्रांसफार्मर जनरेटर को जो है समानांतर में परिचालित करना है, यानी उसको चलाना है एक दूसरे के साथ, तो कौन कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसको हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये 49। समानांतर परिचालन के लिए किसी डीसी जनरेटर को सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमारा जो होता है सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं वो हमारा होता है शंट और अंडर कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, शंट और अंडर कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट और आज के हमारा आखिरी सवाल है जो कि आप लोगों को डिस्कशन में मैंने बता भी दिया है पहले कि स्वचालित वाहनों में बैटरी आवेशण हेतु, बैटरी में जो हम लोग आवेशण मतलब चार्जिंग, ठीक है, बैटरी आवेशण हेतु किसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हमारा होता है बाबू डीसी शंट जनरेटर, जिसके बारे में अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था। आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा 2-4-5 मिनट अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है।